नमस्कार दोस्तों। एवरीथिंग इन्वेस्टिंग हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी यानी मंथली फिक्स्ड पेमेंट्स के थ्रू अपने लिए 10 से 20 साल के अंतराल में इन्वेस्ट करते हुए लगातार किस तरह से हम एक बड़ा अमाउंट जैसे 50 लाख या 1 करोड़ रुपए अपने लिए जमा कर सकते हैं और ये हमारे रिटायरमेंट पर्पसेस के लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो आपने बहुत जगह देखा भी होगा एप्स पे और यूट्यूब पे कि कितने साल में कितना रिटर्न आपको कौन सा फंड दे सकता है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा। और जो खास बात है इस वीडियो की वो ये है कि मैं आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स बताऊंगा। यानी आपको पता है कि भारत देश में 6 से 8% महंगाई होती है हर साल। और उस महंगाई से हमारे पैसे की वैल्यू हर साल घटती जाती है और हर 7 से 8 साल में चीजों का दाम ऑन एन एवरेज डबल हो जाता है। कुछ चीजें इतनी महंगी नहीं होती लेकिन कुछ चीजें एवरेज से भी ज्यादा महंगी हो जाती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 10 से 20 साल के अंतराल में जो महंगाई होगी उसके हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिलेगा उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम की महंगाई के हिसाब से, जिसको परचेजिंग पावर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं एक आप ये आप ये काम अपने फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप सब लोग देख सकें। और स्क्रीन शेयर में मैं आपसे सबसे पहले ग्रो वेबसाइट पे जाऊं। तो मैंने ये अपना गूगल क्रोम खोला और ग्रो वेबसाइट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट है। ऐप भी है इसकी, जिसमें आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लॉग इन करेंगे। आप अपना अकाउंट इसमें ईमेल आईडी और फोन नंबर से बना भी सकते हैं। मैंने पहले से बनाया हुआ है अपना अकाउंट, तो मैं उसी में लॉग इन करूंगा। इसमें मेरा पिन डालूंगा और हम आ गए। तो ये स्टॉक्स का पेज है। अगर मेरे को म्यूचुअल फंड के पेज में देखिए, स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट में बहुत रिस्क है। आपको बहुत ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है लेकिन आप अपना पैसा लूज भी कर सकते हो। और अगर खास तौर पे अगर आपको लंबे टाइम के लिए अपने पैसे को ग्रो करना है, 2 गुना 4 गुना करना है, वो भी महंगाई को ध्यान में रखते हुए 10 से 20 साल के अंतराल में, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये 4 म्यूचुअल फंड हमको ऊपर दिए हुए हैं जिनके 3 साल के रिटर्न्स आपको 23%, 38%, 26% और 28% दिए हुए हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि हमें आपको लगेगा कि सबसे आसान म्यूचुअल फंड तो अरे ये 38% दे रहा है तो यही ले लो, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि रिस्क किस में ज्यादा है। तो अगर क्वांट का मिड कैप म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे दिखा हुआ है, फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसमें आपको मिड कैप कंपनी यानी कि ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जो कि रिस्की होता है क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनीज नहीं होती तो उनका स्टॉक प्राइस गिर भी सकता है, राइट। अब आप ऐसे तो आप हाई रिटर्न में भी जा सकते हैं। जो मैंने हाई रिटर्न पे क्लिक किया तो आपको ये जो आदित्य बिरला बिरला सन लाइफ का पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ दिखा रहा है। इसने एक साल में 100% जंप किया, यानी ये एक साल में डबल हो गया। 3 साल में हर साल 45% ग्रो किया, यानी कि ये 3 साल में 1.5 गुना हो गया, ठीक है। इसी तरह से कुछ और फंड्स भी आपके सामने हैं जिनमें रिटर्न्स आपको 50% से ज्यादा ही दिख रहे हैं पिछले एक साल में। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम बहुत ज्यादा करंट के हाई रिटर्न को देखने की बजाय किसी ऐसे फंड में जाएं जो आपको बैलेंस रिटर्न दे, जिसमें आपको रिस्क कम हो और जो लंबे टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सके, ठीक है। तो उसके लिए मेरा जो फेवरेट फंड है अभी के लिए वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें फ्लेक्सी कैप यानी कि आपके फ्लेक्सिबल ग्रोथ है, यानी कि आपके फ्लेक्सिबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है इसने। यानी आपने मिड कैप और हाई कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया है। तो जिस जिस कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया है वो सबसे पहले मैं नीचे आपको दिखा दूं।
ये होल्डिंग्स सेक्शन में आपको दिखाई देता है। HDFC बैंक ऑलमोस्ट 8% होल्ड किया है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट 7%। उसी तरह से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, HCL टेक्नोलॉजीज, कोल इंडिया, ICICI बैंक, ITC, एक्सिस बैंक और माइक्रोसॉफ्ट। तो ऊपर की सारी आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जिसमें पैसा डूबने का तो कोई रिस्क नहीं है और रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है इनमें। मेटा प्लेटफॉर्म्स जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, और अमेजोन के बारे में तो आप जानते हैं। तो इसमें 4 US स्टॉक्स भी हैं। ये इसकी खासियत है इस म्यूचुअल फंड की। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज काफी फेमस है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो थोड़ा मिड कैप में आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ी छोटी कंपनीज, इन्फोसिस बड़ी कंपनी है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज और ये सब जो कंपनीज नीचे आ रही है, ये सब छोटी कंपनीज हैं। PNB बड़ी है, ICICI बड़ी कंपनी है, RBI ऑब्वियसली बड़ी है, HDFC, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, SBI। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें बैंक्स और ऑटोमोबाइल की भी कुछ कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी कंपनीज हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी कंपनीज हैं इसमें। कंज्यूमर कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख सकते हैं, और टेक महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, बजाज फाइनेंस है, इंडसइंड बैंक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, कुछ पावर रिलेटेड कंपनीज, कुछ एक दो माइनिंग कंपनीज, कुछ कंज्यूमर कंपनीज, मतलब हेल्थ केयर कंपनीज। तो इन्होंने, यानी फार्मा, तो इन्होंने कोई किसी भी तरह से इन्होंने ये नहीं सोचा है कि हम एक सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने हर सेक्टर से बढ़िया बढ़िया जो कंपनी है वो चेरी पिक करके उठा ली। और ज्यादातर कंपनीज या तो बहुत बड़ी और अच्छी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, या फिर ऐसी कंपनीज हैं जो मिड कैप में है, अच्छी कंपनीज हैं, ठीक ठाक साइज की कंपनीज हैं। ठीक ठाक मतलब 100 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन की, और उनमें ग्रोथ अच्छा है इसलिए उसको उठाया हुआ है। और ऑब्वियसली इसमें 4 बहुत बड़े दिग्गज, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट और amazon, US के कंपनीज का भी स्टॉक डाला हुआ है, अराउंड 4 से 3.5% के बीच में। मुझे अच्छा लगता है अगर इसमें एनवीडिया, टेस्ला, इस तरह के 3 4 और US स्टॉक्स होते। बट शायद फ्यूचर में ये लोग इसमें जरूर डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक्टिवली मैनेज होते हैं, और उसके मैनेजर हमेशा उसमें फेरबदल कर सकते हैं, कंपनीज को निकाल या डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पिछले, ऑल अगर मैं करके चलूं, तो ये 10 के NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, इसका एक जो शेयर था वो 28 मई को 2013 को शुरू हुआ था ये फंड, और 28 मई 2013 से 5 अप्रैल 2024 को ये 20 से 10 से 76 पे चला गया, यानी 7.5 गुना ये आपका ऑलमोस्ट 11 साल से भी कम टाइम में बढ़ गया है। तो रिटर्न तो बहुत अच्छा है, यानी कि इसने 20% एनुअलाइज, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 20% एनुअलाइज ग्रोथ, यानी हर साल इसने एवरेज 20% रिटर्न दिया है। आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड मार्केट्स में 12% का रिटर्न अगर हर साल कोई फंड देता है तो उसे एवरेज और अच्छा माना जाता है, जबकि 18% एक्सेप्शनल ग्रोथ मानी जाती है। 18 से ज्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए लंबे टाइम में, और ये 20 दे रहा है पिछले 10 साल से, 11 साल से। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो अच्छे अच्छे कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं उसका रिटर्न इनको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यही जो है सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है, ऐसी बहुत सारी और हैं, जैसे क्वांट के आजकल बहुत चले हुए हैं, और आपने को मैंने दिखाया जो PSU का आदित्य लाइफ, ठीक है, और जो PSU से रिलेटेड, PSU यानी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उनमें एक बबल बना हुआ है, यानी पिछले एक साल में वो डबल डबल हो गए उनकी वैल्यूएशंस। तो उसमें ना घुसें। जो चीज वैसे भी एकदम से इतना ग्रो करती है वो जरूर नीचे आएगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो ये फंड मेरा फेवरेट है इस टाइम, मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और ये पिछले 11 साल की परफॉर्मेंस है, हर साल 20% का ग्रोथ मिला है। पिछले 5 साल में 24% हर साल का ग्रोथ मिला है, जो कि एक्सेप्शनल है। पिछले 3 साल में 23% का ग्रोथ मिला है हर साल, जो कि एक्सेप्शनल है। आप देख सकते हैं एक ऐसा पीरियड आया था, ग्रो बहुत अच्छे से करती है कंपनी,
ये म्यूचुअल फंड। लेकिन ऐसा सिर्फ इस म्यूचुअल फंड के साथ नहीं है। 90% म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो ये अगस्त 2021 से लेके मार्च 2023 तक इनमें एक तरह से वॉलेटिलिटी रही थी और कुछ भी ग्रोथ नहीं होता, यानी कि आप 1.5 साल ग्रो ही नहीं किए थे। तो म्यूचुअल फंड में पैसा ये डाल के मत सोचो, ये सोच के मत डालो कि यार मेरे को 1 1.5 साल में 2 साल में पैसा डबल करना है या 1.5 गुना करना है और फिर निकालना है। जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है आपका 1 साल में ही डबल हो जाए, हो सकता है आपका 2 साल पड़ा ही रहे, थोड़ा बहुत नीचे हो जाए या उतना ही रहे। तो 10 20 साल का गेम, वो भी SIP यानी मंथली इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी जो आप सेविंग्स से अपने करोगे, तब उसका जो रिजल्ट है आपको मिलेगा। और तब देखना, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी तनख्वाह 20 25 हजार ही क्यों ना हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी आप देखिए। तो पिछले 3 साल में आपको 23.5% का ग्रोथ मिला है। पिछले 1 साल में ग्रोथ बहुत तेज हुआ है, और ये बात इसके लिए नहीं, सबके लिए ट्रू है। आदित्य बिरला की जो PSU फंड है वो 100% ग्रो की है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 4 4 गुना बढ़ गए हैं वैल्यूएशन में पिछले 1 साल में। और उसका रीजन है कि कोविड के बाद जो, अभी मैं आपको दिखाऊं, ये 3 साल का पीरियड, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कोविड के टाइम जो स्लम्प आया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछले 5 साल, ये 2020 फरवरी से मार्केट, ये वाली, ये म्यूचुअल फंड 30 से 21 20 पे चला गया था, यानी ये ऑलमोस्ट आपका 40% वाइप आउट हो गया था। और बहुत सारे फंड्स थे जिसमें इससे भी ज्यादा गिरावट आई थी, तो वो कोविड की वजह से आई थी। लोग डर गए थे, पैसा निकाल लिया था, उनको पैसे की जरूरत भी थी, सैलरीज नहीं मिल रही थी, और किसी को नहीं पता था क्या होगा, तो सबने अपना पैसा निकाल लिया। और आपको पता है, जब फंड्स बिकते हैं तो उनका प्राइस नीचे जाता है, फंड्स खरीदे जाते हैं तो उनका प्राइस ऊपर जाता है। फिर लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, स्टेबलाइज होगी मार्केट, इंटरेस्ट रेट डाउन हो गई, US में भी इंडिया में भी। लोगों के पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ था जो उन्होंने निकाला था। लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, खास करके इन्वेस्टमेंट उन्होंने ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जैसे टेक सेक्टर रिलेटेड फंड्स में बहुत इन्वेस्टमेंट की। और उससे हमारा डबल, ढाई ढाई गुना 1 साल में, 1.5 साल में वो स्टॉक्स और वो म्यूचुअल फंड्स हो गए थे। लेकिन अब वो दोबारा से स्टेबलाइज हो गए हैं। ठीक है, इस फंड की अगर मैं बात करूं तो कोविड में ये 40% गिरा था, और उसके बाद ये एकदम से रिकवरी मार के 23 मार्च 2020 से 20 से लेके 54, यानी ऑलमोस्ट 2.5 गुना से भी ज्यादा, ये 20 मार्च 2020 से 1.5 साल में 2.5 गुना हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके बाद न जाने कारण क्या था, लेकिन जो है इन्वेस्टमेंट्स स्टेडी रही और रेट नहीं बढ़े। तो यही अगस्त 2021 से लेके मार्च 2023 तक, अप्रैल 2023 तक, मार्च 2023 तक आपका ये स्टॉक, आपका ये म्यूचुअल फंड बढ़ा ही नहीं वैल्यू में, नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, उसी वैल्यू पे रहा। फिर इसने 14 मार्च 2023 से 50 से सीधा, अब आप देख सकते हैं 75 पे ग्रो किया है। यानी ये सीधा 1.5 गुना हो गया। कितने टाइम में? लेकिन ये ध्यान दीजिए, अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक, 1 साल में कोई फंड अगर 1.5 गुना हो जाए तो उसे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो वो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि पिछले 1 साल में ये 40% ग्रो किया है। ठीक है, और वही ग्रोथ इसकी पिछले 6 महीने में 22% की रही है, तो वो सिमिलर कहानी है। तो यानी ये पिछले साल से बहुत तेजी से ग्रो किया है। ठीक है, बीच में ये 1.5 महीने गड़बड़ किया था, उससे पहले भी ये 30 30 40 40% ग्रोथ दिखा रहा था, कोविड में नीचे गिरा था, यहाँ पे 1.5 साल के लिए नहीं बढ़ा था। उसके अलावा ये 40 40% बढ़ा है 2 2 साल के लिए। लेकिन पिछले 1 महीने में क्या हुआ है, और ये सिर्फ इस फंड की कहानी नहीं है, 90% फंड्स की कहानी है कि उस 1.5 साल के अंतराल में वो बढ़े नहीं थे जो मैंने बताया था, और कोविड में वो गिर गए थे, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गिर गए थे। और इस महीने से इन्होंने ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर दिया है। ये नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं,
लेकिन ये बढ़ते नहीं। तो पिछले 2 महीने में जो ग्रोथ आप देख सकते हैं होनी चाहिए थी 4%, अगर इसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाए एवरेज, तो 8 फरवरी को अगर ये 74 रुपए 20 पैसे पे था, तो आज ये 5 अप्रैल यानी 2 महीने बाद 76 रुपए 33 पैसे पे। यानी इसमें 2 रुपए का इजाफा हुआ है। और अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो वो लगभग 3% की ग्रोथ है। तो आपको 2 महीने में 3% की ग्रोथ, यानी एक महीने में 1.5%, यानी साल का 18%। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बेकार परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपको कुछ और म्यूचुअल फंड्स दिखाऊं जो कि कहने को तो बहुत अच्छे हैं, जैसे पॉइंट का मिड कैप फंड, इसमें पिछले एक महीने में आप देख सकते हो 2% की ग्रोथ हुई है। अगर मैं आपको आदित्य बिरला, जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड है पिछले साल का और पिछले 3 साल का भी, पीएसयू फंड दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि इसकी ग्रोथ अमेजिंग रही है, खास तौर पे नवंबर 2023 से, और उससे पहले अप्रैल 2023 से। यानी कि पिछले एक साल में इसने 100% ग्रो किया है, जो कि खतरनाक ग्रोथ है। बहुत ही कम म्यूचुअल फंड ऐसा कर पाते हैं। पिछले 6 महीने में 50%, लेकिन पिछले एक महीने में ये 1.5%, 1.25% नीचे आया है। तो ये, और ऐसा मार्केट में होता रहता है कि कुछ टाइम के लिए और कुछ लंबे टाइम के लिए भी कभी कभी ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पे एक साल का ग्राफ भी देखोगे तो आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 22 रुपए से नीचे आ गए थे, ठीक है। तो आप अक्टूबर, या अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ 22 से, तो 22.5 रुपए 12 सितंबर 2023 से आप दोबारा 22.5 पे कब थे? नवंबर 2023। तो यानी कि आप सितंबर 2 महीने तक आप बढ़े ही नहीं। तो ऐसा बहुत होता है, 2 महीने 3 महीने, ठीक है, फंड नहीं बढ़ता है कभी कभी, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो अभी ऐसा ही टाइम चल रहा है। और दो ही चीज हो सकती है, या तो यहाँ से फंड, तीन चीज हो सकती है, या तो ये दोबारा रिकवर करते रहेंगे 2-2 4-4% पर मंथ से, ये सारे फंड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अ, ये नीचे गिरने लग जाएं, जो कि अभी तक हमने पिछले 5 साल में नहीं देखा है। जिसको बोलते हैं बेयर मार्केट। बुल मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, और बेयर मार्केट मतलब नीचे आ रही है। तो हमने बेयर मार्केट पिछले 5 साल में नहीं देखी, सिर्फ क्रैशेस देखे हैं, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से थे, जैसे कि कोविड। तो आप देख सकते हो कि ये फंड नीचे आता ही नहीं, ठीक है। ये 2021 में जो मैंने आपको बताया कि ये नीचे आया था 52 से 47, यानी कि 10%, लेकिन फिर ये रिकवर करके उसी रेट पे रहा 1.5 साल के लिए। तो ये एक रिस्की मामला है कि 1.5 साल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं, या क्रैश हो गया तो 40% वाइप आउट हो जाएगा, पर वो रिकवर हो जाता है। तो इन सब मार्केट की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप मंथली एसआईपी कीजिए। उसमें आपके पास ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। एसआईपी मतलब हर मंथ आप अपने अकाउंट से, या तो ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट एनेबल करके अपने अकाउंट से पैसा कटवाइए, जितना भी आप कटवाना चाहते हैं, जो भी आपके बजट में है, या फिर आप मैनुअली उसमें एसआईपी इन्वेस्ट करते रहे। तो इसके पिछले एक महीने का ग्रोथ 1.5% से कम है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब ये या तो ऊपर जाएगा दोबारा से, या ये 6 महीने, एक साल 1.5 साल अप डाउन होके वहीं पे ही रहेगा जहाँ पे है, या फिर ये अभी नीचे भी आ सकता है। और कुछ लोग तो अभी कहते हैं कि क्रैश भी आ रहा है मार्केट में। तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अगर हम मान लो 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख बड़ा अमाउंट अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि मार्केट काफी महंगी है, हाई पे है, तो चांसेस कम है कि ग्रोथ ज्यादा होगी, और क्रैश के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक बड़ा अमाउंट किसी भी फंड में अभी इन्वेस्ट करें। लेकिन एसआईपी आप हर महीने करना आज से ही शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 6 तारीख को आती है, तो आप सेफ्टी के लिए 10 या 15 तारीख से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी आपको कैसे करना है? आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप ग्रो की वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, फिर आप म्यूचुअल फंड्स पे जाइए, और इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड आप सर्च कर सकते हैं।
तो जैसे कि आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या उसकी शुरुआत से देख सकते हैं। और जो जरूरी बातें हैं वो ये है कि आप उसकी होल्डिंग्स देख सकते हैं, उसमें कौन कौन सी कंपनी। होल्डिंग में इक्विटी, यानी कि आपकी जो है स्टॉक मार्केट में पैसा कितना लगा, इसमें 87% है। डेप्ट, यानी कि आपका डेप्ट में कितना पैसा लगा है, जो कि 6 से 7% का, जैसे बॉन्ड होते हैं 6 से 7% की कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। और कैश थोड़ा बहुत रखता है फंड। और जो चीज आप एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो, यानी हर साल ये फंड आपसे कितने परसेंट रुपए आपके पोर्टफोलियो से निकाल लेगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए डाले तो 570 रुपए ये आपके हर साल काट लेगा एज फी। एग्जिट लोड अलग अलग होता है हर किसी का, इसका थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो आपकी 90% इन्वेस्टमेंट में से 2% काट लिया जाएगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे। और अगर आप 1 साल और 2 साल के बीच में निकालेंगे तो 1% काट लिया जाएगा, नहीं तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। टैक्स, आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा अपनी रिटर्न्स पे, पूरे अमाउंट पे नहीं। यानी अगर आपने 10,000 रुपये कमाए तो उसका 15% यानी कि 1,500 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको फ्लैट 10% टैक्स देना पड़ेगा अपने रिटर्न पे, जो कि 1 लाख से ज्यादा है। यानी अगर आप 1 साल में 1 लाख रिटर्न कमा रहे हो तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हो इस फंड से। लेकिन अगर आपने मान लो 1.5 लाख कमाया तो उसमें से 1 लाख से ऊपर यानी 50,000 बने, 50,000 में से आपको 10% यानी कि 5,000 रुपये आपको उसमें से देने पड़ेंगे। ठीक है। बस उसके अलावा आप फंड हाउस एंड ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। सब यही बोलते हैं कि हम पैसा डाल के आपको लंबे टाइम ग्रोथ देंगे, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड फंड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे कंपेयर करने के लिए। बाकी मेरा जो गोल था वो इन चीजों में इतना डिटेल में जाने के बजाय, मेरा जो आज का मेजर गोल है वो आपको एक अमाउंट कैसे बनाना है, और वो भी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव मान लो आपकी सैलरी 40,000 है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 40,000 में से आपका खर्चा 20,000 रखें, अगर आप मैनेज कर सकते हैं 20,000 में तो। यानी कि 50% आप अपना खर्चा करें, और बचे हुए 50% में से 25% आप सेविंग करें, यानी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखें, क्योंकि आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। और 25% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने 50,000 में से 25%, 40,000 में से 25% 10,000 रुपये मान लो इन्वेस्ट किया। अगर आप 1 साल इसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने 10,000 डालने से आप 1,20,000 डालेंगे, और आपको इस फंड के हिसाब से 1,40,000 रुपये वापस मिलेंगे, जो कि 16% की ग्रोथ है। याद रखिए, जैसे जैसे आप साल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी रिटर्न कई गुना बढ़ती जाती है। तो 20 साल 30 साल में तो लोग करोड़पति बन जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। 3 साल में आपने डाले 3,60,000, आपका अमाउंट हुआ 5 लाख। तो खुश होने की जरूरत है कि आपने 3.5 लाख को 5 लाख कर लिया, और 5 साल में आपने 6 लाख को 11 लाख यानी ऑलमोस्ट डबल कर लिया। तो आपने 3.5 लाख को 5 लाख यानी 1.5 गुना, और 5 साल में 6 लाख को 11.5 लाख यानी 2 गुना कर लिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि 5 साल में चीजों का रेट भी बहुत बढ़ जाएगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे कि आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग होगी, वैसे आपकी महंगाई में भी कंपाउंडिंग। तो मेरा जो अमाउंट है वो 1 साल में ऑलमोस्ट 20% बढ़ रहा है, 3 साल में वो 40% बढ़ रहा है, और 5 साल में वो 90% बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड SIP कैलकुलेटर करूं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट है CAFS मनी। आप इसमें जाइए,
और यहाँ पे हम जो हमारे वीडियो का मेन पर्पस था वो अचीव करने वाले हैं। तो टारगेट अमाउंट आप छोटे अमाउंट्स भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे मान लो आपको गाड़ी लेनी है, तो आज एक अच्छी गाड़ी की कीमत 5 लाख में तो आपको ऑल्टो मिलेगी। लेकिन आपको अगर एक बेसिक माइक्रो एसयूवी या एक अच्छी गाड़ी लेनी है, नेक्सॉन वगैरह, तो कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। और ये आप 5 साल में 10 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं। इन्फ्लेशन का रेट 7% रखते हैं, जो कि 6 से 8 के बीच में होता है, तो 7 रखते हैं। रिटर्न अब आप देखिए, अगर आप 12% रिटर्न मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये 10 लाख लिखना है ना कि 1 लाख। अगर आप 12% रिटर्न मानोगे, जो कि मिनिमम रिटर्न इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,173 रुपये हर महीने डालने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास तो 10,000 का ही बजट है। अगर आपका 15,000 से 20,000 का बजट है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन और इसमें आप देखेंगे कि आपने 10,30,000 रुपये डाले और आपका 3,70,000 रुपये ऐड हुआ, तो आपके पास टोटल 14 लाख रुपए 5 साल के बाद हो गई। लेकिन आपके वो 14 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ 10 लाख ही रहेगी। गाड़ियों के मामले में मैं बता दूं कि गाड़ियां इतनी तेजी से अपना दाम नहीं बढ़ाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो करती है। तो फोन, लैपटॉप, गाड़ियां, ये जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, ये और चीजों के मुकाबले दाम इनका धीरे बढ़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होती जाती है, सस्ती होती जाती है। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आपको 14 लाख रुपए मिल रहे हैं 5 साल के बाद, तो उनकी एक्चुअल जो यहाँ पे मैंने ऊपर टारगेट अमाउंट डाला था, उनकी इन्फ्लेशन के हिसाब से, 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख होगी। तो अगर आप 10-12 लाख की गाड़ी देख रहे हैं और आपका टारगेट 10 लाख है, तो आपको हर महीने 17,000 रुपये डालने पड़ेंगे 5 साल के लिए। अब अगर 12% पे आप 8 साल डालेंगे, तो आपको 10,000 में काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 साल आप गाड़ी के लिए क्यों वेट करेंगे? फिर तो आप लोन ही ले लोगे। ठीक है, लेकिन लोन में अपना नुकसान है। अगर आप वेट कर सकते हो तो 3 से 5 साल आप वेट कीजिए। अब सोचने की बात यह है कि यार, असल में तो ग्रोथ 24% दिखा रहा था ना हर साल। तो 24% की ग्रोथ के लिए अगर मैं सिर्फ 5 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो मेरे को सिर्फ 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं हर महीने। ठीक है, तो अगर आप 5 की जगह 6 साल कर दोगे तो 9,500 हो जाएगा। यानी 6 साल में आप एक 10 लाख की गाड़ी ले सकते हो। या आप अपने पास 10 लाख का अमाउंट, जो कि एक्चुअली 15 लाख होगा, बट उसका जो टारगेट अमाउंट जो हमने, उसकी वैल्यू जो होगी 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, महंगाई को ध्यान रखते हैं, तो आपके पास 10 लाख रुपए के हिसाब से पैसा होगा। वहीं अगर आपको रिटायर होना, यानी आप 50, आपने 20 साल, 30 से लेके या 25 से लेके 45 तक, या 30 से लेके 50 की उम्र तक आपने ऑन एन एवरेज 10-10 हजार की इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको बहुत बेसिक नंबर बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आप उसको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स कर सकते हो अपनी इनकम के हिसाब से। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आप कम से कम अपने आप को 20 साल का टाइम दो, इन्फ्लेशन 7% रखो, और रिटर्न आप 24% का नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो 20 साल में तो पता नहीं मार्केट को क्या होगा। तो ये तो पिछले 10 साल का दिखा रहा है 20-20%। तो अच्छी बात है, अगले 20 साल भी रहेगा। लेकिन 18% अच्छे फंड से आप इन्वेस्ट कर सकते, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आप 24% लोगे, तो आपको 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,500 रुपये डालने होंगे। अच्छा, अगर आपका 18% यानी एवरेज रिटर्न अगर आपका आता है, तो आपको 16,000 डालना होगा। अब आप देखिए कि जरूरी नहीं है कि आप हर महीने 16 डालो। आपकी इनकम अभी कम है, तो आप अभी 10 डालो, बाद में आप 15 डालना, फिर 20 डालना। तो ऐसा पॉसिबल है कि 18% में आप 20 साल में अपने पास 3,86,96,000 रुपए अपने पास रखो। लेकिन ऑब्वियसली आपका उस अमाउंट का वैल्यू 20 साल बाद सिर्फ 1 करोड़ होगा। अगर आप इसी को 25 साल लेके चलो, तो आप 10,000 रुपये में काम चला सकते हो। आप 5 साल और रुक जाओ, यानी अगर आप 25 से इन्वेस्टमेंट लोग शुरू कर देते हैं आजकल, जिनके पास
इस चीज में फोकस होता है शुरू से, अवेयरनेस। पर 30 तक आते आते लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो अगर आप 30 से 55 तक काम करो तो आगे के आपके 15 से 30 साल आराम से बीत जाएंगे। तो आपके पास 5 करोड़ रुपया होगा, उसमें आप आराम से अपना सारा आपके पास 1 करोड़ के अराउंड पैसा होगा उस टाइम के पैसे के हिसाब से। तो आप आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो और अपने बच्चों के लिए अच्छा खासा एक कॉर्पस छोड़ के जा सकते हो। वहीं अगर आप 12% की मॉडेस्ट यानी लो रिटर्न देखो तो आपको एक्चुअली 28,000 रुपये, ठीक है, 29,000 रुपये हर महीने डालना होगा 25 साल के। 25 से ज्यादा मैं इसको लेके नहीं चल रहा हूँ। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कम, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, जैसे 50 से 60 हजार रुपये कम से कम आपकी इनकम है, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन खर्चे हैं जैसे गाड़ी, बच्चों की शादी, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपकी रिटर्न अच्छी नहीं आई तो जो आपको अमाउंट मिलेगा, तो 50 लाख को चेक कर लेते हैं। 50 लाख का अमाउंट चाहिए तो आपको 14,444 यानी 15,000 की एवरेज आपको 25 साल तक डालनी पड़ेगी। यानी कभी 10 डाल लो शुरू में, बाद में उसको 20 कर लो जब आपकी इनकम बढ़ जाए, अलाउ करे जब आपका पॉकेट। तो आपको 12 से 24% के बीच में, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 12% रिटर्न में 25 साल में आपको 50 लाख रुपए के लिए ऑलमोस्ट 14,500 की एवरेज मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। और 1 करोड़ के लिए आपको 28,800 यानी 29,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। वहीं अगर आपको 18% का रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ रुपए के लिए आपको सिर्फ 9,500 की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करो कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करे और आपके 10,000 में ही 25 साल में आपके पास 5 करोड़ 42 लाख रुपए, यानी उस टाइम के 1 करोड़, उस टाइम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से 1 करोड़ रुपया। और अगर आपकी 24% रिटर्न है, सिर्फ आप 2,800 रुपये महीने से उतना अमाउंट कमा सकते हो। और चाहो तो 20 साल या 18 साल में भी 10,000 के अंदर अंदर इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो। तो यही आज का गोल था इस वीडियो का, कि सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में और मार्केट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, कहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो, कैसे आप एसआईपी कर सकते हो। तो एसआईपी करना बहुत आसान है। वैसे आपको 10,000 रुपये एसआईपी करनी है तो आप इस फंड पे आ चुके हो। क्या करोगे आप, ग्रो ऐप या वेबसाइट पे जाओ, म्यूचुअल फंड्स पे जाओ, और आप सर्च भी कर सकते हो नीचे फंड्स को, हाई रिटर्न वगैरह, ठीक है। या आप ऊपर यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन भी देख सकते हो, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स। तो वहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट दे देंगे। उसमें आप इसको रिटर्न के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटा वो तो आप ढूंढ लेंगे। आप म्यूचुअल फंड्स पे जाओ, आपका फंड सेलेक्ट करो, यहाँ पे एसआईपी अमाउंट मान लो मेरे को 10,000 रुपये हर महीने डालना है। इसको बढ़ा कम या रोक भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये डाला और डेट मैंने 15 रखी। मान लो मेरी सैलरी 6 को आती है तो मैं 15 रख देता हूँ। या तो मैं ऑटो पे के थ्रू, या मैं यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ पेमेंट। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करें, आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर से लिंक होगा और जो ग्रो ऐप से भी लिंक होगा। तो वो ओटीपी आप डाल दें, कंफर्म करें। ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अभी मैं एसआईपी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे, और जो मैंने आज ऑर्डर, ये 2-3 दिन ऑटो पे, आपकी 2 दिन बाद डिडक्शन शुरू होती है। अगर मेरे को इस ऑर्डर के साथ इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।